ऐसाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं वास्तु संबंधी सरल और आसान तरीके से यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आखिरी वीडियो डाल रहा हूँ वास्तु के संबंध में। हमें आशा है कि अगर थोड़ा सा अध्ययन इसका कर लेंगे आप लोग तो आप इससे लाभ उठाएंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाले वो तो सब ठीक थे। आज का वीडियो इस विषय पर है कि किस ग्रह में, किस लग्न में मकान का निर्माण अगर शुरू किया जाए तो वो हानिकारक होता है। उसको कहते हैं कुयोग। योग ना हो और कार्य वो कर बैठे आप, उसमें हानि होती है। इसके संबंध में आज मैं आखिरी वीडियो दे रहा हूँ और अभी मैं उसका प्रमाण भी दिखा दूंगा कि बाद में आप खुद आकलन करेंगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ग्रह स्वामी के लग्न से छठे स्थान में ऐसे ग्रह पड़े हों जो नीच के हों, वह पराजित हो, तो ऐसे लग्न में जिस ग्रह का आरंभ हो उस मकान में लक्ष्मी का नाश होता है। इसके संबंध में आप जान लें, यह समय लग्न मुहूर्त के विषय को लेकर है और ग्रह स्वामी की भी लग्न से संबंध है। नंबर 2, जिस लग्न में एक भी ग्रह पर भाग में स्थित हो, वह दशम सप्तम में स्थित हो और वर्ण का स्वामी बल से हीन हो, तो ऐसे घर ग्रह स्वामी के हाथ कभी नहीं लगता, पराये लोग ही कब्जा कर लेते हैं। पाप ग्रहों के अंतर्गत लग्न हो और सौम्य ग्रहों से युक्त हो और दृष्ट न हो और अष्टम स्थान में शनैचर हो, तो ऐसा घर और घर के लोग 80 वर्ष में ही नष्ट हो जाते हैं। शनैचर लग्न में स्थित हो और मंगल सप्तम भाव में हो, लग्न से शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो वह घर 100 वर्ष में नष्ट हो जाता है। क्षीण चंद्रमा लग्न में हो और अष्टम स्थान में मंगल हो, ऐसे लग्न में जिस निर्माण का प्रारंभ होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अब आपको मेन जो जिसको आप लोग बहुत शुभ मानते हो वो होता है ग्रह प्रवेश। इतना पैसा लगाया है, इतनी मजदूरी दी है, आत्मा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, तो ग्रह प्रवेश के बारे में भी समझ लें। चैत्र भादों और पौष, चैत्र भादों भाद्रपद और पौष, इन 3 महीनों में ग्रह प्रवेश कदापि न करें, अन्यथा आप लोग हानि को उठाएंगे। आज मैं आप लोगों को ग्रह प्रवेश के संबंध में कुछ रोचक तथ्य प्रकट कर रहा हूं जो इस प्रकार है। घर का जब निर्माण पूर्ण हो जाए उस समय अपने आचार्य को बुलाकर जौ और मिट्टी का कलश दरवाजे की सामने की मिट्टी खोद करके पहले उसको भुरभुरी बना पानी में डाल करके उसको कायदे से, जिससे कि बीज उपज सके, घर के अंदर चारों कोनों में और उसके बाद चारों कोनों के मध्य में कम से कम 5 फीट या 7 फीट की दूरी दे करके मध्य में, मतलब जिससे कि 8 दिशाएं कवर हो जाए, ऐसे हिसाब से 9 कलश मिट्टी के ला करके और 9 जगह आप बेदी बनवावें
नीचे जौ उसमें बो दें। जौ के बीज जो होते हैं उस मिट्टी में बो करके आचार्य के द्वारा कलश को स्थापित करावें और हर कलश के ऊपर दीपक जला दें। ये 9 दिन, कलश 9 दिन वहां से नहीं हटाने। अब आपको देखना पड़ेगा कि किस कलश की जगह के बीज उगे, किस जगह के नहीं उगे। प्यारे भाई और बहनों, जिस स्थान के बीज न उगे वहां पर अपने बेटे और बहू का स्थान शयन कक्ष न बनावे। ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब ध्यान दें कि प्रवेश के समय द्वार पर योग ब्राह्मण के द्वारा प्रवेश के समय प्रवेश द्वार के सामने बाहर ही किसी योग ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ हवन करवावें और यज्ञ हवन होने के साथ में एक गणपति जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा युक्त, और एक कलश जो ताम्र का होना चाहिए। उसमें सभी तीर्थों का आवाहन करें, सभी दीपों का आवाहन करें, सभी देवताओं का आवाहन करें, अपने कुल देवी कुल देवता का आवाहन करें और तब पति के हाथ में गणेश की मूर्ति होनी चाहिए और पत्नी के हाथ में कलश होना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रवेश के समय ध्यान देना, पत्नी पति से दाहिने हो। प्रवेश के समय पर पति बाएं रहना चाहिए, पत्नी दाहिने रहना चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करें। अब जो मिट्टी कलश के नीचे स्थापित की गई थी, बेदी बनाई गई थी जिसमें बीज उगे, तो जहां नहीं उगे उसका कारण मैंने बता दिया कि वहां पर बेटे बहू छोटे बच्चों का शयन कक्ष न स्थापन करें, निर्धारित न करें। और मेन दरवाजे पर अधिकतर तो लोग 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, लेकिन द्वार के ललाट पर ऊपर सिर्फ एक स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। और एक कमल का पुष्प उस जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है वहां पर अर्पण करें। दूसरी चीज, घर के अंदर गणपति और कलश को लेकर जब प्रवेश करें तो गणपति जी के साथ में भी एक कमल का पुष्प होना चाहिए और कलश के साथ भी एक कमल का पुष्प होना बहुत अनिवार्य है। ऐसे घर में निवास करने वाले सभी लोग, बहन बेटी बहुएं बच्चे, सभी धन धान से पूर्ण रहते हैं। और हाँ, उस ब्राह्मण के द्वारा गणपति की मूर्ति और कलश जाकर के अंदर स्थापित करा दें। शुरू में मैंने बताया था कि अगर बहुत विधान ना आता हो, न जानते हो, तो गणपति जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद में द्वार के शिखर पर ऊपर ललाट पर स्थापित करवा दें। नित्य उसकी सुबह और शाम धूप अगरबत्ती करें। ये आपके जीवन के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए, पुत्र पौत्रादि के लिए, आगे पीढ़ी के लिए ये बहुत ही उत्तम होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, गृह प्रवेश के समय अगर हाथी दिख जाए
घोड़ा दिख जाए, क्योंकि रास्ता है, बहुत से लोग निकल पड़ते हैं लेकर के। शहनाई या बाजे बज रहे हो, बाजों की ध्वनि कान में तुम्हारे पड़े, अति उत्तम। इसको कहते हैं सोने में सुहागा। वो घर तुम्हें बहुत कुछ देगा। आप पूरा जीवन आप खुशी से व्यतीत करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज का आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय नहीं है। अगर मैं पूरे वास्तुशास्त्र के नियम, ग्रह स्वामी के आचरण, ग्रह स्वामी के लग्न, ग्रह स्वामिनी के लग्न, इन सब चीजों पर अगर मैं इस पर प्रकाश डालूं और उसके मुताबिक अगर आप लोग बनवाते हैं घर, तो यह आसान नहीं होता है, क्योंकि घर के कई विधान होते हैं। चाहे अहिबल शास्त्र के मुताबिक ले लीजिए, वास्तु शास्त्र के मुताबिक ले लीजिए, लोक रीत के मुताबिक ले लीजिए, वेद रीत के मुताबिक ले लीजिए, अपनी शास्त्रीय पद्धति के मुताबिक ले लीजिए। लेकिन जो ये मैंने बताए हैं, ये अकारण नहीं, ये मेरी कोई सोच नहीं, मेरा कोई विचार नहीं इसमें। हाँ, एक चीज के लिए जरूर है कि जैसे देखिए, आज मैं बहुत रहस्यपूर्ण आपको दिखाने जा रहा हूं एक चीज। ये पुस्तक, ये ग्रंथ हमारा, कुछ हमारे मित्र लोग, कुछ शिष्य लोग हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर गए। मेरा अटैक पड़ा तो देखने आने के बहाने वो ग्रंथ ही चोरी कर ले गए। लेकिन मैं कई दिनों से तलाश कर रहा था कि शायद ग्रंथ मेरे पास कहीं रखा है, तो उसका एक कागज, केवल एक, वो जो मेन कागज है वो छूट गया उनके हाथ से। पुस्तक तो नहीं मिली हमको, नहीं तो मैं हस्तलिखित विश्वकर्मा के द्वारा बताए हुए विधान की पुस्तक मैं आपको देता, जिसका एक पृष्ठ केवल मेरे पास मौजूद है। वो ये देखिए, अब आप इधर गौर करें। यह वास्तुशास्त्र का विधान मंडल जो है, ये विश्वकर्मा के द्वारा रचित है, ये हमारी कोई मनगढ़ंत नहीं है। दूसरी चीज ये देखिए, सर्वतोभद्र यंत्र, इस पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये हस्तलिखित पुस्तकों के अवशेष हैं। अब किस विधान से आप करवाते हो? अगर विश्वकर्मा के विधान से चलते हो तब भी समय लगेगा। अगर यज्ञ के अनुष्ठानिक प्रक्रिया के द्वारा आप करवाते हो तो सर्वतोभद्र यंत्र का निर्माण आपके ग्रह के भूभाग में करना पड़ेगा, मंडप का छवाना पड़ेगा, और उसका विधान 11 आदमियों से होता है। 11 ब्राह्मण उचित हो, जिनको ज्ञान हो, तब तुम्हारा मकान का निर्माण संपूर्ण हो पाएगा। इसी के साथ आज ये मेरा वास्तु के ऊपर लास्ट वीडियो था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, सभी अपने गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हो, कोई अप्रभंसता हो, तो क्षमा करते हुए हमारी कही हुई बात पर जरूर ध्यान दें। कम से कम हमारे वीडियो को एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको सुने, समझें, नोट करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।